नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए सारे इस विद्यार्थी में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं 12 मई 2023 का ई-सुजस का बुलेटिन। और आज है 13 तारीख, क्योंकि आप जानते हो दोस्तों कि ये जो बुलेटिन है वो लेट नाइट आता है, इसीलिए मॉर्निंग में लाने में एक जो आपकी तारीख है, एक तिथि है, वो बढ़ जाती है। ठीक है ना। वैसे है ये 12 मई का, लेकिन अपन इसका डिस्कशन कर रहे हैं 13 मई को। ठीक है। आप इस पूरे बुलेटिन की पीडीएफ चाहते हैं सीधा, आपको यदि इन झंझटों में नहीं पड़ना है कि कहाँ पर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, समझने के बाद सीधा पीडीएफ पर जाना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को दोस्तों ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों बहनों, IAS RAS विद RJ। आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा। पीडीएफ बहुत अच्छी लिखी है, बिल्कुल खुद से ही लिखी गई है, खुद से ही टाइप हुई है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो अपन बिना किसी देर के इधर उधर की बातें किए बिना अपन चलते हैं सीधे आज के ई-सुजस बुलेटिन के डिस्कशन पर। ठीक है दोस्तों, तो अपन देख लेते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि हमारी पहली न्यूज़ क्या है, पहला न्यूज आर्टिकल क्या है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जो राजस्थान के जो CM साहब हैं वो जगह जगह जा रहे हैं, महंगाई राहत के जो कैंप लगाए हैं उन्होंने, उनका अवलोकन कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि देश भर में राजस्थान का जो विकास मॉडल है उसकी चर्चा हो रही है। पता नहीं किन किन चीज़ों की चर्चा हो रही है, उन्होंने इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन ये कहा है कि विकास मॉडल जो है राजस्थान का, उसकी देश भर में चर्चा हो रही है। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर पूरे के पूरे न्यूज आर्टिकल के अंदर केवल दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक, पहली है राजस्थान को बस 2030 तक नंबर 1 बनाएंगे। अपन क्या करेंगे, राजस्थान को 2030 तक नंबर 1 बनाएंगे। ठीक है, किस क्षेत्र में बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इस चीज़ की कोई चर्चा नहीं है, लेकिन सिर्फ एक लाइन है कि राजस्थान को वर्ष 2030 तक हम नंबर 1 बनाएंगे। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एग्ज़ाम के अंदर कोई भी प्रश्न नहीं बनने वाला है, क्योंकि 2023 तक नंबर 1 बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। भाई हम चाहते हैं कि 2023 तक राजस्थान क्या बने, देश भर के अंदर नंबर 1 बने। लेकिन इसके अंदर ये नहीं बताया गया है भैया किस चीज़ में, जैसे कि खेल कूद में नंबर 1 बने, या फिर इंडस्ट्री में नंबर 1 बने, या फिर बिजनेस में नंबर 1 बने, या कला संस्कृति में नंबर 1 बने। ऐसा कुछ नहीं है, बस इन्होंने कह दिया कि अपन नंबर 1 बनने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, कम से कम कुछ अच्छा तो पॉजिटिव, कोई राजनेता पॉजिटिव तो बोल रहा है, यही खुशी की बात है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है आज के जो पहला पेज है उसके ऊपर, तो वो है आपकी राजस्थान की जो पूर्वी नहर परियोजना है, उसका एक बार फिर से जिक्र किया है CM साहब ने। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। उसका कारण ये है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, RAS से लेकर रीट तक की, ठीक है, ERCP के अलग अलग तरह से प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाएंगे। RAS के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी को लेकर CM साहब ने प्रधानमंत्री जी से भी सवाल किए थे कि आप इसको राष्ट्रीय स्तर की परियोजना का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं। यदि आप राष्ट्रीय स्तर की परियोजना का दर्जा दे दें तो पूर्वी राजस्थान की पेयजल की और सिंचाई की समस्या है वो कहीं हद तक डिजॉल्व हो जाएगी। और जो प्रदेश के सीमित संसाधन हैं जो कि इस पर खर्च हो रहे हैं, सीमित संसाधनों में से भी हम इस परियोजना के ऊपर खर्च कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बचेगा। और जब वो बचेगा तो क्या होगा भैया, देश की प्रदेश की प्रगति होगी। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर पूरा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। पहले मैं आपको एक मोटा मोटी बता देता हूँ कि इस परियोजना के अंदर क्या करने वाले हैं, फिर मैं आपको डिटेलिंग में बताऊंगा, एक एक लाइन वाइज बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों सीधी सीधी बात है, पूर्वी राजस्थान की परियोजना मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में कहा गया है, पूर्वी राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना के बारे में बताया गया है। तो ये है आपकी पूर्वी राजस्थान संबंधित, किससे संबंधित है, पूर्वी राजस्थान से। ठीक है, पूर्वी राजस्थान के 13 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या कहा है कि जहां पर जल अधिशेष है, वहां से जहां पर जल की कमी है वहां तक जल को लेकर जाना किसी भी तरह से। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की क्या हो जाएगी, इससे पानी से संबंधित जो समस्या है वो क्या हो जाएगी, कहीं हद तक डिजॉल्व हो जाएगी। ओके दोस्तों, अब हम इसको डिटेलिंग में देख लेते हैं, एक एक बिल्कुल एकदम डिटेल में। ठीक, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो पूर्वी राजस्थान नहर है पहले देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में राजस्थान के जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने पूर्वी राजस्थान नहर के लिए राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की बात कही है कि भाई केंद्र सरकार आप हमारी बात सुनो, कान खोल के सुनो, आंख बंद करके सुनो, कुछ भी करके सुनो, लेकिन सुन लो, इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे दो। अब दोस्तों राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की बात क्यों चल रही है, क्या कारण है, राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा क्यों चाहते हैं गहलोत साहब। भाई आप लोग खुद कर लो या हम लोग खुद कर लें। तो दोस्तों जब किसी परियोजना को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया जाता है तो बजट के अंदर अलग से राष्ट्रीय स्तर की परियोजनाओं का क्या होता है, उनके लिए फंडिंग होती है, उनके लिए बजट का अवलोकन होता है कि इतनी वित्तीय सहायता इस परियोजना को दी जाएगी।
और जब किसी भी राज्य की परियोजना को जब राष्ट्रीय स्तर की परियोजना का दर्जा दे दिया जाता है तो उसका 90% जो खर्चा है वो केंद्र सरकार वहन करती है, बाकी 10% जो खर्चा है, छोटे मोटे खर्चे हैं, वो केवल राज्य सरकार करती है। और अभी क्या है, पूरा का पूरा खर्चा कौन कर रहा है? पूरा का पूरा खर्चा कर रहा है राजस्थान सरकार। ठीक है दोस्तों, देखो जैसे मैंने आपसे कहा था कि पूरी जैसे ही क्या होगा परियोजना को पूर्ण जैसे ही उसको क्या मिलेगा, राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिलेगा, तो उसके लिए 90% राशि कौन उपलब्ध करवाएगा? केंद्र उपलब्ध करवाएगा। तो दोस्तों राजस्थान में अब हम देख लेते हैं पानी की स्थिति क्या है। ठीक है, तो दोस्तों राजस्थान में जो जल संसाधन विभाग है अपना, उसने कहा है कि राजस्थान का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 3.42 लाख, वो पूरे देश का 10.4% आता है। पूरे देश के क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान कितना है? 10.4%। मतलब पूरे देश का क्षेत्रफल हम कितना रखते हैं? 10.4%। और पानी सतही जल को 1.16% और भूजल को 1.72%। सतही जल का मतलब होता है दोस्तों जो सतह पर बहता हुआ, सतह पर भरा हुआ जल है, सतह के ऊपर तालाब, झील, नदियां, नहरें, ये क्या है? सतही जल है। ये कितना है? पूरे देश में मिलता है हमें मान लो 100 लीटर, तो राजस्थान के पास है 1.16 लीटर, मतलब 1.25 लीटर। ठीक है, और भूजल जो जमीन के अंदर है वो है 1.72%। ठीक है, तो इस तरह से आपको देख के मालूम लग रहा होगा, पता लग रहा होगा कि इतना क्षेत्रफल है और पानी कितना कम है, और हमें पानी की बर्बादी को रोकना हमारे लिए कितना जरूरी है। ठीक है, अब इस योजना के बाद हम क्या करेंगे, इस योजना में क्या करेंगे, और जो राजस्थान के अंदर जो जल अधिशेष है, अधिशेष की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जल अधिशेष कहाँ पाया जाता है? जल अधिशेष का मतलब है यहाँ पर जल आवश्यकता से ज़्यादा मौजूद है और कोई दूसरा भी इसका यूज कर सकता है। मतलब हमारा यूज कर लेने के बाद भी नदी आगे पानी ले जाती है और दूसरी जगहों पर पहुंचाती है उसको। ये ऐसा केवल चंबल रीजन है, उसके अलावा राजस्थान के अंदर दूसरा कोई रीजन नहीं है जहां जल अधिशेष मात्रा में पाया जाता हो। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो ERCP है आपका, ईस्टर्न रिवर कैनाल प्रोजेक्ट है, उसका उद्देश्य क्या है? जो अंतर्वेशन जल अंतरण चैनल, अंतर्वेशन जल अंतरण चैनलों का मतलब है, अंतर्वेशन का मतलब है जैसे लूनी बेसिन हो गया, बनास बेसिन हो गया, चंबल बेसिन हो गया, इन सारे बेसिनों को, अंतर्वेशन को, जो अंतरण चैनल है, मतलब जैसे चंबल बेसिन को लूनी बेसिन से जोड़ देना चैनलों के द्वारा, चैनल का मतलब छोटी छोटी नहरें, उनके द्वारा क्या कर देना? चंबल बेसिन को लूनी बेसिन से जोड़ देना। इस तरह का क्या करना है हमको? एक चैनलों का एक जाल तैयार करना है, एक नेटवर्क तैयार करना है और उससे आपस में जोड़ देना है, जिससे क्या होगा, जो जल अधिशेष वाले एरिया हैं वहाँ से पानी कहाँ पहुँच पाएगा? जहाँ जल की कमी है। तो इससे क्या होगा, जहाँ जल की कमी वाले क्षेत्रों में सूखा पड़ता है वहाँ तो सूखा नहीं पड़ेगा, और जहाँ जल अधिशेष की स्थिति है, जहाँ बाढ़ें आती हैं, बाढ़ वगैरह आ जाती हैं, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर बाढ़ वगैरह नहीं आएगी। ठीक है, अब आपकी समझ में आ गया होगा कि हमने राजस्थान के अंदर जल की स्थिति क्या है, कितने % भारत का क्षेत्र, भारत जो पूरा भारत है हमारा, उसका 10.4% क्षेत्रफल अपन रखते हैं, लेकिन पानी कितना रखते हैं? सतही जल का 1.6% और भूजल का 1.72%। अधिशेष वाला जो बेसिन है हमारे पास वो केवल एक है, वो है चंबल बेसिन, उसके अलावा दूसरा कोई बेसिन नहीं है। तो ERCP का उद्देश्य क्या है? जो जल अधिशेष वाला क्षेत्र है वहाँ से जल की कमी वाले क्षेत्र तक चैनलों के माध्यम से, नहरों के माध्यम से क्या करना है, नेटवर्क ऐसा तैयार करना है जिससे अधिशेष वाली जगह से कमी वाले क्षेत्रों तक पानी को अपन पहुँचा पाएँ। अब अपन देख लेते हैं दोस्तों पूर्वी नहर जो परियोजना है उसके बारे में कंप्लीटली देख लेते हैं कि ये कहाँ से बन के कहाँ तक जाएगी और क्या क्या लाभ मिलेगा, कब तक पूरी होगी, इस तरह की चीज़ों के बारे में अपन जान लेते हैं। दोस्तों ये आपके RS मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शानदार है, और ई-सुजस के अंदर बार बार लगातार इसकी चर्चा हो रही है और राजस्थान सरकार का मुखपत्र है। अगर राजस्थान के प्रश्न पूछे जाते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड तो 80 से 90% जो प्रश्न है वो ई-सुजस से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो आपका ईस्टर्न रिवर कैनाल प्रोजेक्ट जो है उसका उद्देश्य है दक्षिणी राजस्थान में, या फिर दक्षिणी पूर्वी कह सकते हैं अपन, दक्षिणी तो क्या, दक्षिणी से लेकर पूर्वी तक आती है पूरी चंबल और उसकी सहायक नदियाँ, वो एक नेटवर्क है पूरा। ठीक है, चंबल और उसकी सहायक नदी कौन सी है? कुन्नू है, पार्वती और कालीसिंध है। इसमें क्या होता है, जल अधिशेष रहता है हमेशा। ठीक, क्या रहता है? जल अधिशेष। तो यहाँ से पानी को क्या करेंगे हम, ERCP के द्वारा पूर्वी राजस्थान के जो जिले हैं जहाँ थोड़ी कमी है पानी की, वहाँ तक सिंचाई के लिए और पीने योग्य पानी के लिए यहाँ से क्या पहुँचाएगा, नहर के द्वारा क्या पहुँचाया जाएगा, जल अधिशेष को उन अलग 13 जलों तक पहुँचाया जाएगा। ठीक है, ये जो परियोजना है दोस्तों, इसके 2051 तक पूरे किए जाने की योजना है। कब तक पूरा होगा ये? 2051 तक। ठीक है, इसमें दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पीने का पानी और औद्योगिक गतिविधियों के लिए पानी की आवश्यकता को
पूरा किया जाएगा। आपको पता है कि राजस्थान के अंदर जो पूर्वी राजस्थान है वही कृषि का, पशुपालन का, इंडस्ट्री का हब है, क्योंकि अरावली के बाद जब रेगिस्तान शुरू होता है, हालांकि हमारा तो रेगिस्तान भी सोना उगलता है, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी रेगिस्तान में ना तो आबादी उतनी जितनी पूर्वी राजस्थान और अरावली के अंदर है, और ना ही उतनी खेती और पशुपालन की और इंडस्ट्री की गतिविधियां संभव रेगिस्तान के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों इसमें 13 जिलों में पीने का पानी और 26 जिलों में विभिन्न छोटी और बड़ी परियोजनाओं के माध्यम से 28 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाया जाएगा। तब अपन देख लेते हैं कौन कौन से वो 13 जिले जहां पर ERCP के द्वारा पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। दोस्तों इसमें पहला है झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा और धौलपुर। धौलपुर से होकर तो आपका खुद ही चंबल निकलती है, कोटा से होकर खुद ही चंबल निकलती है। दोस्तों देख लो आप, जहाँ से पानी अधिशेष होकर निकल रहा है वहीं पानी नहीं है। इस परियोजना के क्या लाभ होने वाले हैं मेरे भाइयों बहनों? तो महत्वपूर्ण भू क्षेत्रों की सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। ठीक है, महत्वपूर्ण भू क्षेत्र हैं उनमें सिंचाई की सुविधा होगी, और जो ग्राउंड वाटर है उसको ऊपर किया जाएगा। सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। जब उत्पादन बढ़ेगा, पशुपालन बढ़ेगा, तो आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, और आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो सामाजिक स्थिति भी अच्छी होगी। सामाजिक स्थिति को परिवर्तित करने का सबसे बेस्ट तरीका है, किसी को भी आर्थिक रूप से सशक्त कर दो, वो सामाजिक रूप से स्वतः ही सशक्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और क्या होगा, जो दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा बना हुआ है उस पर क्या होगा, पानी के अस्थायी और स्थायी जो सोर्स हैं उनको बढ़ावा दिया जा सकेगा। इससे क्या होगा, निवेश में और राजस्व में क्या होगा, वृद्धि होगी। क्योंकि दोस्तों जहाँ पर पानी होगा वहाँ पर इंडस्ट्री अच्छी चलेगी, इंडस्ट्री अच्छी चलेगी तो ऑब्वियसली निवेश अच्छा आएगा, निवेश अच्छा आएगा तो राजस्व अच्छा क्रिएट होगा। तो दोस्तों इस तरह से जो ERCP है वो एक तीर से कई निशाने लगाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ERCP के बारे में आपके विजन है वो क्लियर हुआ होगा। अपन चलते हैं अब आगे, और क्या है इस पेज के ऊपर उसको देख लेते हैं। नहीं होगा तो फिर आगे चलेंगे। तो इस पेज के ऊपर दोस्तों और कुछ नहीं है, बस इतना सा ही है। आगे चलते हैं हम अगले पेज पे, देख लेते हैं क्या है। तो वही महंगाई राहत कैंप, योजनावार पंजीकरण, मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड, खुशी चेहरे, राजनीतिक चेहरे, वही सारी चीज़ें दिखेंगी। देखो, अरे भैया अगर आपको खुशियाँ बांटनी ही हैं तो समय पर भर्तियाँ पूरी करवाओ, ईमानदारी से पूरी करवाओ, मेहनती लोगों को उनकी मेहनत दो। इस तरह से पेपर लीक करवाते रहोगे आप तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, दिव्यांगों का सहारा बने, दिव्यांगों को नौकरियां दो भैया। ट्राईसाइकिल देने से कुछ नहीं होगा, ट्राईसाइकिल वो खुद खरीद लेंगे, बनाओ उनको काबिल। तो दोस्तों अपन आगे चलते हैं, देख लेते हैं। मुख्यमंत्री ने 211 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इसमें कुछ नहीं है, वही बेसमेंट सुविधा, पार्किंग सुविधा, ये वाली सुविधा, वो वाली सुविधा, इस तरह की चीज़ें दी हैं। लेकिन इसके अंदर एक टर्म आई थी दोस्तों, सैटेलाइट हॉस्पिटल। ये मुझे बहुत अच्छी लगी, सैटेलाइट हॉस्पिटल। हालांकि ये कोरोना काल में सैटेलाइट हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चला था, और तब किसी ने वहाँ क्वेश्चन नहीं पूछा है। और कोरोना काल के बाद RAS की इस तरह से कोई भर्ती भी नहीं आई है, तो अब आने वाली है। कोरोना काल में आई थी तो उस समय पे सैटेलाइट हॉस्पिटल वगैरह इस तरह की चीज़ों को नहीं पूछा गया डेप्थ में जाके। सैटेलाइट हॉस्पिटल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में तो है ही है, मेंस में भी बहुत ज़रूरी है। मेंस में आपसे पूछ लेंगे सैटेलाइट हॉस्पिटल के बारे में लिखिए, सैटेलाइट हॉस्पिटल को परिभाषित कीजिए। छोटा सा आएगा, 20 शब्दों में 2 अंक टर्म से ले जाएगा जी। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं सैटेलाइट अस्पताल क्या है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पहले अपन समझ लेते हैं, फिर एक एक करके चीज़ देख लेंगे। सैटेलाइट हॉस्पिटल का मतलब ये नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि वहाँ पर सैटेलाइटों का इलाज होता है। भाई आपने आज तक सुना होगा वेटनरी हॉस्पिटल, पशुओं का इलाज, ह्यूमन हॉस्पिटल, मनुष्यों का इलाज, कुत्तों का अस्पताल, कुत्तों का इलाज। तो सैटेलाइट हॉस्पिटल, सैटेलाइट का इलाज, ऐसा नहीं है दोस्तों, सैटेलाइटों का इलाज नहीं होता यहाँ। तो फिर इसका नाम सैटेलाइट हॉस्पिटल क्यों है भाइयों बहनों? क्योंकि यहाँ पर सैटेलाइट के माध्यम से इलाज होता है। सैटेलाइट से इलाज नहीं होता तो क्या होता है, सैटेलाइट के माध्यम से इलाज होता है भाइयों बहनों। आप बोलोगे सर सैटेलाइट के माध्यम से इलाज कैसे होगा, क्या सैटेलाइट से रोबोट बना दिए जाएंगे, रोबोट इलाज करेंगे? नहीं भैया, ऐसा होता है इसमें कि एक बड़ा हॉस्पिटल है, मान लो SMS। अब आप SMS को हर जगह तो नहीं पहुंचा पाओगे। SMS कहाँ है? जयपुर के अंदर। अब यहाँ से कोई दूर दराज का क्षेत्र है, ठीक है, जैसलमेर का कोई क्षेत्र है, ठीक है। अब यहाँ से वहाँ कोई विशेषज्ञ डॉक्टर होंगे, वो होंगे कम। भाई विशेषज्ञ डॉक्टर तो 10, 20, 50 ही होते हैं किसी भी राज्य के अंदर। अब विशेषज्ञ डॉक्टर कहाँ बैठे हैं? जयपुर के अंदर। अभी कोई इमरजेंसी आती है जैसलमेर के अंदर, तो क्या करेंगे? तो करेंगे
कि जैसलमेर के अंदर उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप करवा दिया जाएगा, दूर दराज के क्षेत्रों में डेवलप करवा दिया जाएगा और उस पर लिख दिया जाएगा एसएमएस इकाई, मतलब ये एसएमएस की इकाई है। अब एसएमएस की इकाई है तो इसका मतलब क्या है, जो एसएमएस के अंदर डॉक्टर देखते हैं वही इसके अंदर देखेंगे। तो वहाँ पर क्या किया जाएगा, उस इकाई के अंदर जैसे मोहल्ला क्लिनिक वगैरह होता है आपकी और डिस्पेंसरी वगैरह होती है, उस तरह से होगा, लेकिन वहाँ पर सुविधाएं होंगी इलाज की। और डॉक्टर कहाँ बैठा होगा, जयपुर में, और सैटेलाइट के माध्यम से क्या करेगा, सलाह देगा, और जो उसके असिस्टेंट होंगे वहाँ पर उसको इलाज करेंगे। और ना तो डॉक्टर को जैसलमेर जाने की जरूरत पड़ेगी, ना जैसलमेर वाले को डॉक्टर आने की जरूरत पड़ेगी। अब आप बोलोगे सर ऐसे एग्जाम में लिखेंगे क्या? नहीं भैया, आप ऐसे एग्जाम में बिल्कुल नहीं लिखोगे। एग्जाम में जो लिखोगे उसको हम अब बताते हैं आपको। तो देखो दोस्तों, सैटेलाइट हॉस्पिटल जो है वो उपग्रह स्वास्थ्य सुविधा अक्सर एक अस्पताल या मेडिकल स्कूल से जुड़ी होती है। ये बाह्य रोगियों के निदान देखभाल के लिए समर्पित होती है। सैटेलाइट स्वास्थ्य देखभाल सुविधा आमतौर पर बड़े संस्थान के तत्वाधान में संचालित होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप एसएमएस को देखिए, एसएमएस की कोई, इसको एसएमएस इकाई के नाम रख दिया जाएगा और जैसलमेर के अंदर संचालित होगी। इससे क्या होगा कि आपको वायरलेस के माध्यम से तत्काल में इलाज उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इससे पेशेंट जब तक मान लो जैसलमेर से जयपुर तक आता, ठीक है, पता लगा बीच में यमराज से भेंट हो गई उसकी, अब क्या करेगा जयपुर आके? तो यमराज से भेंट ना हो इसीलिए डॉक्टर सैटेलाइट के माध्यम से पहले ही पहुंच जाएगा, ले भैया मैं आ गया, अब बता भाई। यमराज बैठे हैं मान लो कि आपके नागौर के अंदर, कि यहाँ आएगा यहीं पकड़ लूंगा। अब बंदा नागौर आ ही नहीं रहा, तो यमराज कंफ्यूज, ठीक है। अब यमराज को भी ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। तो क्या है कि डॉक्टर सैटेलाइट के माध्यम से खुद ही पहुंच जाएंगे। उसी को क्या बोला गया है, सैटेलाइट हॉस्पिटल बोला गया। ये टर्म बहुत अच्छी थी, इसीलिए मैंने आपके लिए लेकर आया इसको। ये टर्म को समझने में मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है दोस्तों। और है 97 उप स्वास्थ्य केंद्र क्रमोन्नत, कोई मतलब नहीं है आपके लिए। जोधपुर के भड़ला में पुलिस चौकी, कोई मतलब नहीं है। जोधपुर का 565वां स्थापना वर्ष जो है, हैप्पी बर्थडे जोधपुर का 565वां मनाया गया है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। तो जोधपुर के 565वें स्थापना दिवस के अवसर पर क्या किया गया है, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। कार्यक्रमों की शुरुआत हुई है रन फॉर जोधपुर के साथ में, जोधपुर के लिए दौड़ो, ठीक है। शहरवासियों और पर्यटकों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आप बोलोगे सर इसमें क्या मतलब है, एग्जाम के लिए जोधपुर का स्थापना दिवस था, हैप्पी बर्थडे मना लिया, केक वेक काट लिया, खा लिया। तो दोस्तों इसमें नहीं दे रखा है, लेकिन इसके इस हिडन एस्पेक्ट हैं जहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे कि देख लेते हैं, जोधपुर की स्थापना कैसे की, किसने की, कहाँ की, कौन सा दुर्ग बनाया, उस दुर्ग का शिलान्यास किसने किया, इस तरह की चीज़ें आपसे पूछ लेंगे। अपन देख लेते हैं अपने बाप का क्या जाता है यार, ठीक है कि नहीं। जब इतना देख रहे तो 5 मिनट और सही। तो जोधपुर फाउंडेशन डे मनाया गया 2023 का, कितना है, 565वां स्थापना दिवस है। मेहरानगढ़ फोर्ट के मानसई परकोटे चौक में समारोह आयोजित हुआ है। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ आ जाती है, मुख्य अतिथि जो रही थी वह हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्री जुबिन ईरानी रही थी। 19 प्रतिभाओं को मारवाड़ रत्न से नवाजा गया। और क्या किया गया, जोधपुर के लिए रन फॉर जोधपुर का आयोजन किया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अब अपन देख लेते हैं थोड़ा सा जोधपुर के बारे में। तो जोधपुर जो है दोस्तों, उसकी स्थापना हुई थी 12 मई 1459 में। कब की गई थी, 12 मई 1459 में। किसने की थी, राव जोधा ने। मंडौर में इनकी राजधानी हुआ करती थी, लेकिन मंडौर क्या है, पहाड़ी एरिया था, तो उसमें ज़्यादा आबादी रह नहीं सकती थी। तो मंडौर से अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया। तो उसके लिए क्या हुआ, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया चिड़ियाटूक पहाड़ी के ऊपर, ठीक है। और वहाँ पर 1459 में क्या हुआ, जोधपुर की स्थापना कर दी और फिर उस दुर्ग को अपनी राजधानी बना दिया 1459 में, ठीक है दोस्तों। इस शहर ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं और ये आज प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। कौन सा है, दूसरा। इसको सन सिटी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सन सिटी इसको भाइयों बहनों, इसको सन सिटी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि राजस्थान के अंदर वर्ष में सबसे ज़्यादा सूर्य जहाँ चमकता है वो जगह है आपकी जोधपुर। सबसे ज़्यादा समय तक, सबसे ज़्यादा दिनों तक कहाँ चमकता है, जोधपुर के अंदर। इसको ब्लू सिटी बोलते हैं। ब्लू सिटी क्यों बोलते हैं भैया, जब जो है वही वाला कॉन्सेप्ट है, आज ब्लू है पानी, पानी पानी का रंग कैसा होता है, ब्लू, ठीक है। पानी क्या करता है, गर्मी को कम करता है। यहाँ सूरज सबसे ज़्यादा दिखता है, तो यहाँ पर क्या किया गया कि सारे घरों को ब्लू पुतवा दिया गया। सूरज को टेंशन रहे, नीचे पानी है और ठंडक रहे। तो कहीं ना कहीं जो ब्लू कलर होता है वो ठंडक प्रदान करता है, इसलिए इसको ब्लू सिटी भी बोलते हैं। ब्लू कलर से पुतवाया हुआ है पूरा, जैसे जो जो जयपुर है वो पिंक सिटी है, ठीक है। इसको गेटवे ऑफ थार भी कहा जाता है। यहाँ से जो थार है ना, वो सच में थार शुरू होता है। उससे पहले आपको कहीं ना कहीं वनस्पति भी दिखती रहेगी, लेकिन इसके बाद कहीं पर वनस्पति नहीं दिखेगी आपको,
ये तो आपने देख लिया जोधपुर के बारे में थोड़ा बहुत मोटा मोटी, क्या जोधपुर को क्या बोलते हैं, कब स्थापना हुई थी, किसने करी थी। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। इसकी चर्चा हुई थी मेहरानगढ़ दुर्ग की, तो अपन मेहरानगढ़ दुर्ग को एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग जो है उसका दूसरा नाम है गढ़ चिंतामणि, अगला नाम है सूर्यगढ़, कागमुखी, चिड़ियाटूक दुर्ग और मयूर ध्वज दुर्ग। आपको पता होगा कि मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, जोधपुर के अंदर, सबको पता है चिड़ियाटूक पहाड़ी पर। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा सूर्यगढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है। सूर्यगढ़ का नाम आते ही आप या तो गुजरात भगोगे मोढेरा वोढेरा, या आप भगोगे सीधा उड़ीसा के अंदर, कि वहीं पर सूर्य मंदिर वगैरह है, तो सूर्य दुर्ग भी वहीं होगा। कागमुखी पूछ लेगा, कागमुखी तो भगने का भी स्कोप नहीं है, कहाँ भगे, पहली बार ही काग और मुखी कौए जैसा मुंह। चिड़ियाटूक से आप समझ जाओगे, मयूर ध्वज से भी आप समझ जाओगे, लेकिन सूर्यगढ़ और कागमुखी से नहीं समझ पाओगे। तो इन पांचों नामों को ढंग से रट लेना भाइयों बहनों। स्थापना भाई 1459। इसकी नींव का जो पत्थर रखा था मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो रखा था करणी माता ने। किसने? करणी माता ने, जो करणी माता राठौड़ों की जो है कुलदेवी हैं, उन्होंने रखा था। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको 2013 के अंदर शामिल किया गया था। जो अच्छे अच्छे फैक्ट थे इनके बारे में वो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। कहाँ स्थित है, किसने नींव का पत्थर रखा, कई एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि नींव का पत्थर किसने रखा था, मेहरानगढ़ दुर्ग का। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उम्मीद करता हूँ कि जोधपुर के बारे में थोड़ी बहुत आपके दिमाग में क्लियरिटी आई होगी, और आपके एग्जाम के लिए जो फैक्ट इंपॉर्टेंट हो सकते थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं। अब चलते हैं थोड़ा और आगे, देखते हैं और क्या दे रखा है हमारे इस पृष्ठ पर, क्योंकि इसके बाद तो ये खत्म ही हो जाएगा। तो दोस्तों गुर्जर कर्मचारी अधिकारी हैं कल्याण परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात किया। सब राजनीतिक जेस्चर, आपके किसी मतलब का नहीं है। ठीक, ये कह रहे हैं हमारे सामाजिक न्याय का जो है वो साकार हुआ है, और लोगों ने हम पे लाठियाँ बरसाई और गहलोत जी ने प्यार लौटाया। किसी और के ऊपर ना ज़्यादा ही प्यार कर दिया, गहलोत जी ने पूरे बाल खा गए सर के। चलो दोस्तों, संरक्षित खेती राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना में आवेदन 15 मई तक। ठीक है, अब इसमें संरक्षित खेती के बारे में थोड़ा सा बात की गई है। उद्यानिकी विभाग ने क्या किया है सशक्त खुशहाल बनाने के लिए, और ग्रीन हाउस, पॉलीसेड हाउस, शेड नेट, लोटनस कंपे, तो इस तरह की चीज़ों को बताया गया है। तो अपन इसको क्यों ना इसको डिटेल में ही पढ़ लो कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना क्या है और संरक्षित खेती क्या है। तो दोस्तों पहले अपन देख लेते हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन को। छोटा टॉपिक है, तुरंत हो जाएगा। और संरक्षित खेती वो बहुत बड़ा टॉपिक है। ये प्रीलिम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके मेंस के लिए ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पूरा 100 शब्दों का 10 अंकों का प्रश्न बन सकता है। ये संरक्षित खेती बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार चर्चा में बनी हुई है, लगातार चर्चा में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसकी वैसे तो जितनी बार चर्चा होगी मैं आपके साथ चर्चा करता रहूँगा। आपके एग्जाम तक आपके दिमाग में 100% घुस जाएगी, एकदम रटा के छोड़ दूंगा। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बस डेली बने रहें, लेक्चर देखते रहें और PDF पढ़ते रहें। तो पहले अपन देख लेते हैं बागवानी मिशन को। तो इसका प्रारंभ किया गया था मेरे प्यारे भाइयों बहनों 2005 के अंदर। 2005-06 का जो सत्र था उसी के अंदर इसका प्रारंभ हुआ था। जो फंडिंग है उसकी 60% केंद्र देता है और 40% राज्य सरकार उसको देती है। इसके उद्देश्य और महत्व क्या है, वही छोटा सा टॉपिक है, मैंने आपसे कहा था भाई बागवानी मिशन है। उद्देश्य क्या होगा, किसानों का बागवानी की तरफ आकर्षण बढ़ाना। क्यों बढ़ाना, क्योंकि इससे क्या होगा, जो खाद्यान्न फसलें होती हैं बहुत बड़े एरिया में होती हैं, उत्पादन भी कभी कभी घट जाता है, लेकिन बागवानी फसलें कम एरिया में और अच्छी हो जाती हैं। तो इससे क्या होगा, आपका उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ने के बाद साथ साथ क्या होगा, जो किसानों की आय है वो बढ़ेगी। तो दोस्तों बागवानी खेती को बढ़ा देने के साथ ही इसका चौमुखी विकास करना है। इसके साथ ही बागवानी करने वाले किसानों को फसल से संबंधित उचित जानकारी और प्रदान करना है, उनकी क्या करना है, आय को बढ़ाना है। छोटे और सीमांत किसान कम भूमि पर अधिक उत्पादन का लाभ प्रदान करना है उनको। खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा बागवानी फसलों को सिंचाई की भी आवश्यकता कम होती है, लैंड की भी आवश्यकता कम होती है, फसलों की बाजार में मांग होती है वो भी वर्ष भर बनी रहती है। इससे क्या होता है, किसानों को विक्रय करने में किसी भी समय पर कोई समस्या नहीं आती। अक्सर क्या होता है दोस्तों, जो किसान होता है वो जब खेती उठाता है, अपनी खेत के अंदर से फसलों को उठाता है, उसी समय पर सारे किसान उठा रहे होते हैं। जब गेहूं की आवक होती है तो इतनी भयंकर हो जाती है कि चारों तरफ गेहूं, आलू की होती है तो इतनी भयंकर हो जाती है कि चारों तरफ आलू, प्याज की होती है तो इतनी भयंकर हो जाती है कि मंडी को छोड़ के सड़कों पर भी प्याज। लेकिन जब सीजन चला जाता है तो ये हमें उन्ने दुने दामों में खरीदना पड़ता है, दूने तिगुने चौगुने का दामों में हमें क्या करना पड़ता है, इसको खरीदना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होगा, एक बार फसल उगाने के बाद किसानों को कई वर्षों तक फसलों का उत्पादन ले सकें। कई फसलें ऐसी होती है बागवानी, एक बार बो दो 3, 4, 5 सीजन देती हैं आपको फसलें। ठीक है,
तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन आपकी समझ में आ गया होगा, छोटा सा मिशन है, कोई कुछ नहीं है, सीधा सीधी बात है। 2005-06 के 70 में शुरू की गई थी। 60 और 40% की फंडिंग होती है, 60% केंद्र, 40% आपका राज्य देता है। और क्या करते हैं दोस्तों, इसके अंदर किसानों को कैसे करके आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, और क्या करना है, उसको पूरे वर्ष में जब भी वो चाहे तब अपनी फसल को बेच सके और जब भी चाहे तब अपनी फसल खरीद सके, इस तरह के इसको सशक्त बनाना है। ठीक है, अब संरचित खेती के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। संरचित खेती है वो बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो इसको एक बार पूरा अपन देख लेते हैं डिटेल में, संरचित खेती क्या है। मैं फिर से कह रहा हूं आपसे कि ये आपके 10 अंकों 100 शब्दों में 10 अंकों में प्रश्न RS मेंस के अंदर बनेगा ही बनेगा। ठीक है, संरचित खेती की बात कर लेते हैं। तो ये क्या है, नए युग की ऐसी नवीनतम प्रणाली है जिसके माध्यम से किसान क्या है, फसलों की मांग के अनुसार वातावरण को नियंत्रित करता है। फसल चाहती है मुझे 40 डिग्री टेम्परेचर दो, किसान उसको 40 दे देता है। उसको कोई मतलब नहीं है सूरज कितना 60 फेंक रहा है या 10 फेंक रहा है, हीट कितनी फेंक रहा है, कोई मतलब नहीं है उसको। मान लो 4% ह्यूमिडिटी की जरूरत है तो 4% ह्यूमिडिटी दे देगा उसको। मतलब पूरे वातावरण को, पूरी जो पूरा इन्वायरमेंट है उसको अपने कंट्रोल में कर लेना। ठीक है, किसान क्या करेगा, फसल की मांग के अनुसार वातावरण को नियंत्रित करेगा और क्या करेगा, तेज बारिश से, तीव्र हवाओं के प्रकोप से, टिड्डियों के प्रकोप से, इस तरह की चीज़ों से क्या करेगा, अपने फसल को बचा भी लेगा। अभी टिड्डियाँ आई पाकिस्तान की तरफ से, हमारे पास तो पूरी बला ही आती पाकिस्तान से ही है। पाकिस्तान क्या करें, आज तक सरदर्दी बना हुआ है। तो क्या है दोस्तों, जो भी पाकिस्तान से टिड्डियाँ आई, पाकिस्तान के थ्रू होके आई, उन्होंने बहुत नुकसान पहुँचाया पंजाब और राजस्थान हरियाणा के अंदर फसलों को। तो इससे क्या होगा, संरक्षित खेती करेंगे तो आएंगी टिड्डियाँ, आगे उड़ जाएंगी, टिड्डियों को दिखेगा नीचे कुछ है ही नहीं, बस प्लास्टिक की तरपालें बिछी पड़ी हैं, क्या खाएंगी। ठीक है, तो इस तरह का वातावरण क्या करेंगे, किसान खुद से तैयार कर लेंगे। संरक्षित खेती की परिकल्पना है वो आई कहाँ से, क्या ये भारत लेके आया, कौन लेके आया, कैसे दुनिया के अंदर फेमस हुई संरक्षित खेती। आपने दोस्तों एक देश का नाम सुना होगा, इजराइल का। इजराइल क्या करता है, रेगिस्तान है लगभग उसका 90% एरिया पूरा रेगिस्तान, लेकिन फसलों में, खेती में, वो खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है। उसने क्या किया, अपना कृत्रिम एटमॉस्फेयर बनाया, उस कृत्रिम एटमॉस्फेयर के अंदर उसने क्या किया, खेतीबाड़ी करी और आत्मनिर्भर बन गया। और भारत कहता है भाई हमको आत्मनिर्भर बनने में इतना समय लग गया जबकि हमारी लैंड इतनी उपजाऊ है। तो फिर उसने क्या किया, इजराइल से सीखा, हॉलैंड से सीखा, इस तरह के देशों से सीखा। ठीक है, क्राइसिस इज अपॉर्चुनिटी, जहाँ कमी होती है वहाँ कोई ना कोई आविष्कार जरूर होता है दोस्तों। तो भारत में संरचित खेती है दोस्तों, ये जो प्रौद्योगिकी है वाणिज्यिक उत्पादन की, वो 3 दशक पुरानी है। 1990 के दशक में लगभग इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया के अंदर, जबकि जापान और रूस, ब्रिटेन, चीन, हॉलैंड जैसे देशों में 2 सदी पुरानी है। 2 सदियों से जो जापान है पिछले 2 सदियों से कर रहा है सारा कुछ। ठीक है, इजराइल देश है जहाँ अच्छी गुणवत्ता के फल फूल सब्जियाँ कम पानी में रेगिस्तानी क्षेत्रों में उगा दी जाती हैं और मुनाफा भी कमाया जाता है। और हॉलैंड में पॉली हाउस है, पॉली का मतलब होता है पॉलीथीन, थैलिया आप देखते हो जो, ठीक है, तरपाल, उन्नत तकनीकी विकसित करके दुनिया में फूल निर्यात जगत में 70% योगदान देता है हॉलैंड। तो दोस्तों संरचित खेती के अंदर आने वाली संरचनाएं कौन कौन सी हैं, ये हैं अपने लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों पहली है हाईटेक पॉली हाउस। हाईटेक का मतलब होता है टेक्निक होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी कौन सी सबसे ज़्यादा हाई, पॉली हाउस। मतलब पॉली हाउस बनाया है, पॉलीथिन का बनाया है, लेकिन उसके अंदर टेक्नोलॉजी कैसी है, कंप्यूटरीकृत रहता है, वो सारा कुछ सेंस कर रहा है कि भाई 40 से 42 हो गया टेम्परेचर, कंट्रोल करो, 42 से 38 रह गया, कंट्रोल करो। तो इस तरह से ये क्या है, सबसे महंगी और नवीनतम तकनीकी है। इसके द्वारा क्या किया जाता है कि जो सिंचाई है, टेम्परेचर है, प्लास्टिक की दीवारें हैं, उनको ऊपर कितना करना है, नीचे कितना करना है, कितनी हवा अंदर आनी चाहिए, कितनी बाहर जानी चाहिए, कितनी नहीं आनी चाहिए, सारा कंप्यूटरों के द्वारा होता है, सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है। तो इससे क्या है, सब में महंगी और नवीनतम और सबसे अच्छी तकनीकी। दूसरी है दोस्तों आपकी प्राकृतिक हवादार पॉली हाउस। प्राकृतिक हवादार पॉली हाउस का मतलब है इसमें जो सारा काम है वो कैसे किया जाता है, मैनुअली किया जाता है। इसमें होता क्या है कि जो दीवारें होती हैं वो स्टेनलेस स्टील की बनाई जाती है और जो छत होती है वो प्लास्टिक की बना दी जाती है। ठीक है, क्या होता है, प्लास्टिक की बना दी जाती है। इससे क्या होता है, इसके निर्माण और उपयोग में की जाने वाली जो पॉलीथीन शीट है वो परावैंगनी प्रकाश के क्या करती है, प्रवेश को रोक लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड का संरक्षण करती है। जिससे क्या होता है, जब दोस्तों देखो परावैंगनी जो किरण है वो मनुष्य के साथ साथ फसलों को भी बहुत नुकसान करती है। तो ऊपर की प्लास्टिक शीट जो है वो इस तरह की होती है कि वो क्या करती है, परावैंगनी किरणों को रोक लेती है। और जब परावैंगनी किरणों को रोक लेती है और नीचे क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का संरक्षण करती है, जिससे क्या होता है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और क्या होता है, इससे क्या होता है कि जो पॉली हाउस के अंदर का तापमान और नमी है वो क्या होता है, बाहर की स्थिति से अधिक हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है, जो कि प्रकाश संश्लेषण को बेहतर बनाती है और पौधों के विकास को समान
बनाता है, मतलब पौधों का विकास अच्छा होता है। आपने एक चीज़ देखी होगी, जब उमस भरा मौसम होता है तो वनस्पति का बहुत 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 विकास होता है। उसका कारण यही है कि उस समय पे क्या हो जाता है, उस समय पर देखो दुनिया में जहाँ भी उमस भरे एरिया ज़्यादा है, उमस जहाँ बहुत ज़्यादा रहती है वहाँ वनस्पति बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण बहुत बढ़ जाता है, खाना पीना अच्छा मिलेगा तो भैया हो ही जाता है वरना। अगला है लकड़ी और बांस की किस तरह से संरचनाएं बनाई जाती हैं। तो ये संरचनाएं होती हैं वो ट्यूबुलर संरचनाओं के समान होती हैं, ट्यूब की तरह। इसमें खड़ी संरचना बांस या लकड़ी से बनी होती है, और क्या होता है, ट्यूबुलर संरचना की तुलना में क्या होता है, इसका जीवन जो होता है वो छोटा होता है। इसमें क्या है, आंतरिक वातावरण को नियंत्रित करने के लिए विशिष्ट उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता है। बिजली की उपलब्धता आसानी से नहीं होती, तो ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में क्या किया जाता है, आपके लकड़ी और बांस। देखो दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में आप जाओगे तो लकड़ी और बांस आपको बहुत आयत मिलेगा। वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कम है, तो बिजली आधारित जो भी सिंचाई परियोजना जो उस तरह की चीज़ें होती है उसको नहीं कर सकते, तो लकड़ी और बांस से ही क्या कर दिया जाता है, पॉली हाउस बना दिया जाता है। अगला है हाईटेक नेट हाउस या ग्रीन हाउस। हाईटेक टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा हाई, अत्याधुनिक है, जलवायु को नियंत्रित करने की सुविधा देता है। अब आप बोलोगे सर जलवायु को भी नियंत्रित किया जा सकता है, भाई उस जो क्या है बनाया है, ग्रीन हाउस बनाया है उसके अंदर, बाहर नहीं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, विकिरण की सुविधा, और क्या होता है, उन्नत वेंटिलेशन होता है, स्क्रीनिंग सिस्टम अच्छा होता है, प्लांट ट्रेलिंग अच्छी होती है, नवीनतम माइक्रो सिंचाई और फर्टिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है। इससे क्या होता है, जो प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं उनमें भी क्या होता है, फसल जो है वो बहुत अच्छी होती है। इसमें क्या होता है, तापमान से, हवा से, मिट्टी से, इससे नमी को बनाए रखता है, तापमान को बना के रखेगा, हवा कितनी अंदर होनी चाहिए, बाहर होनी चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, उसको बना के रखता है, मिट्टी की नमी को बना के रखता है। जो हाईटेक ग्रीन हाउस है दोस्तों, उसको 500 वर्ग मीटर से लेकर 2000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में अनुकूलित आधार पर क्या कर दिया जा सकता है, इसको एस्टेब्लिश किया जा सकता है। अब प्लास्टिक टनल पॉली हाउस, प्लास्टिक की टनल बना दी जाती हैं, छोटी छोटी नर्सरी आपने देखी हुई, गए होंगे, छोटे छोटे पौधे होते हैं, तो उनके लिए तो इतने बड़े बड़े ग्रीन हाउसेस की जरूरत नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, टनल बना देते हैं छोटी छोटी। आपने देखा हो घाट की मुड़ी की टनल देखी होगी आपने, निकल गए हो, ये तो बहुत बड़ी टनल है, उसमें छोटी छोटी टनल बना देंगे, कितनी छोटी कि जिसमें पौधा जो पौधे के साइज का होता है, पौधे के आकार का होता है, उस तरह की क्या कर देंगे, टनल बना देंगे। ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है प्लास्टिक लो टनल। लो टनल का मतलब होता है बहुत नीचे होती है, छोटी सी होती है, अर्धचंद्राकार होती है, आपको पता ही है टनल तो हमेशा, ठीक। इसमें क्या होगा दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो लो टनल है वो छोटे पेड़ पौधों के लिए बनाई जाती है। एक होती है प्लास्टिक की हाई टनल। हाई टनल पॉली हाउस क्या होता है, इसके अंदर क्या है, मनुष्य भी चला जाए, ऊंची टनल होती है, बड़ी टनल होती है, हाई टनल होती है। इस तरह की में क्या किया जाता है, सब्जियां, फल फूल इत्यादि चीज़ें उगाई जाती हैं, और लो टनल में छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनको उगाया जाता है। अगली है आपकी प्लास्टिक मल्चिंग। मल्चिंग का मतलब होता है जैसे खेत जुड़ता है, जुताई होती है ना खेत की दोस्तों, तो उसमें क्या है, मल्च बन जाते हैं। आपने देखा होगा ऊंचा नीचा, जो ऊंचा वाला पार्ट होता है उसको मल्च बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, उसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है, प्लास्टिक लगा दी जाती है, छेद करके पौधे को ऊपर निकाल लिया जाता है। अब नमी मिट्टी की बनी रहती है, नमी खराब नहीं होती और पौधा ग्रो करता रहता है। ये प्लास्टिक मल्चिंग हो गई। इसमें अलग अलग तरह की पॉलीथीन उस पर लगवा देते हैं। जब प्लास्टिक लगी होती है तो उसमें खरपतवार भी नहीं पौधे पैदा होती, इस तरह की चीज़ें होती हैं। एक होती है दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स खेती। ये तो इंडिविजुअली भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है हाइड्रोपोनिक्स खेती, इसको आप रट्टा मार लेना। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब है पानी के अंदर मिट्टी की ज़रूरत ही नहीं होती। एक बोतल के अंदर क्या भरते हैं, गमले के अंदर, इसके अंदर कंकड़ पत्थर डाल देंगे जिससे जड़ों को सपोर्ट मिलता रहे, इधर उधर नहीं भागा, पकड़ के उसको बैठी रहे, और उसके अंदर पानी भर दिया जाता है। पानी कैसा होता है, साधारण नहीं होता, किस तरह का होता है दोस्तों, इसलिए होता है रसायनों के घोल होते हैं, ठीक है, और रासायनिक आधार पर क्या होता है, डायरेक्ट उनको पोषण दिया जाता है। इससे जो क्या होता है, उच्च कोटि की गुणवत्ता होती है, और जो हेल्दी क्या बोलते हैं उसको, बड़े बड़े दाने प्राप्त होते हैं इससे, फसलों के, गेहूं हैं, इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी गमलों में उस तरह से रासायनिक तरह से बनाई जाती हैं। मिट्टी से दूर रहा जाता है, क्योंकि इससे क्या है, इससे एक और चीज़ होती है, जो मिट्टी जनित बीमारियां होती हैं उनसे फसलों को बचाया जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा संरक्षित कृषि क्या होती है। मैंने डिटेलिंग में बताया, आपको PDF दे दी है। इसको सुनने के बाद आप यदि एक बार भी रीडिंग लगा लोगे तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के न्यूज़ आर्टिकल का डिस्कशन होता है अपना यहीं पर समाप्त। अब आपसे मिलते हैं कल नए एपिसोड में नए इश्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।